हाँ प्रिय विद्यार्थियों, सैनी आदर्श महाविद्यालय में आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की गई है, जिनमें यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग इन ऑनलाइन क्लासों का भरपूर लाभ उठाएं। आज हम यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ कर रहे हैं, जिनमें यहाँ पर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को एक दो टॉपिकों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें 3 पेपर होते हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री का होता है जो पेपर नंबर 3 होता है, और फर्स्ट जो पेपर होता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, और जो सेकंड पेपर होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, जिसमें हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के बारे में बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों के सिलेबस में 5 यूनिट्स होती हैं, जिनको हम निम्न प्रकार देखते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, और सेकंड जो यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक सेकंड, प्लस इसी में आप लोगों का एक चैप्टर और जुड़ा हुआ है जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी रासायनिक साम्य। थर्ड यूनिट जो है आप लोगों की पर्सनल एक चैप्टर से संबंधित है जो है फेज इक्विलिब्रियम, जिसको अपन बोलते हैं प्रावस्था साम्य। फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री फर्स्ट के रूप में, और फिफ्थ यूनिट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सेकंड के रूप में। इस प्रकार से आप लोगों की जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर है वो इन 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहली यूनिट थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी फर्स्ट, सेकंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स सेकंड प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड यूनिट फेज इक्विलिब्रियम, फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, और फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे सिलेबस की जो पहली यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के कुछ टॉपिकों पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है ऊष्मागतिकी फर्स्ट, इस ऊष्मागतिकी फर्स्ट वाले चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के नाम से। इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी इस शब्द को हम 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ते हैं, थर्मो और दूसरा लिख देते हैं हम डायनेमिक। थर्मो का तात्पर्य सामान्यतः यहाँ पर हम ताप से ले सकते हैं या ऊष्मा से ले सकते हैं। डायनेमिक का तात्पर्य यहाँ पर गति की, यानी इन दोनों के मध्य यदि हम कोई संबंध कारक लगा देते हैं तो उसका उपयोग करते हुए हम ये बता सकते हैं, क्योंकि गतिकी को
और यदि सरल तरीके से देखें तो इसका मतलब होता है प्रभाव। इस शब्द का उपयोग करते हुए अपन ऊष्मागतिकी के लिए कह सकते हैं ऊष्मा का प्रवाह। यानी इस यूनिट में हमें मुख्य तौर पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऊष्मा का प्रवाह। यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, या यूँ कहें कि एक ही वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा किस प्रकार से प्रवाहित होती है, किस माध्यम के द्वारा प्रवाहित होती है, उस माध्यम का या उस प्रकार का हमें ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन करना है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ ऊष्मागतिकी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का प्रवाह, या यूँ कहें ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को, ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मा गतिकी कहते हैं। सामान्य डेफिनेशन, ऊष्मागतिकी की सामान्य डेफिनेशन, ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। थर्ड पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि जो ऊष्मा गति की एक गणितीय विज्ञान है। ऊष्मागतिकी एक गणितीय विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत ऊष्मा का ऊर्जा के, क्योंकि इसके अंतर्गत ऊष्मा का ऊर्जा के विभिन्न रूपों के साथ मात्रात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी एक गणितीय विज्ञान है क्योंकि इसके अंतर्गत ऊष्मा का ऊर्जा के विभिन्न रूपों के साथ मात्रात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, एवं रासायनिक ऊर्जा।
आदि का एक दूसरे में, आदि का एक दूसरे में तथा ऊष्मा में रूपांतरण किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा का इन ऊर्जाओं में जो रूपांतरण है, ऊष्मा का इन ऊर्जाओं में जो रूपांतरण है वो कुछ नियमों पर आधारित होता है, कुछ नियमों पर आधारित होता है। ये जो नियम हैं ये किसी सिद्धांत पर निर्भर नहीं करते हैं। ये जो नियम हैं वो किसी सिद्धांत पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि मानव के द्वारा लंबे समय से जो अनुभव प्राप्त किए जाते हैं उन पर निर्भर करते हैं। यानी नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये रूपांतरण के नियम, ये रूपांतरण के नियम किसी सिद्धांत पर निर्भर नहीं करते हैं, किसी सिद्धांत पर निर्भर नहीं करते हैं। ये नियम मानव द्वारा युगों युगों से संचित अनुभवों पर निर्भर करते हैं, संचित अनुभवों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इन नियमों का प्रायोगिक सत्यापन, इन नियमों का प्रायोगिक सत्यापन भी किया जा सकता है। इन नियमों का प्रारंभिक सत्यापन भी किया जा सकता है। जब इन नियमों का प्रायोगिक सत्यापन किया जा सकता है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा गति की जो है, ऊष्मा गति की एक यथार्थ विज्ञान है। यानी हमने अभी लिखा यहाँ पर कि इन नियमों का प्रायोगिक सत्यापन किया जा सकता है। यदि इन नियमों का प्रायोगिक सत्यापन किया जा सकता है तो उससे संबंधित हम ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा गति की जो है एक यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान को सामान्यतः अपन एग्जैक्ट साइंस, सत्य विज्ञान
भी कह सकते हैं। यानी जो हम अनुभव करते हैं उसका प्रैक्टिकली अनुभव भी किया जा सकता है, उसे प्रायोगिक तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में हम आगे अब जो देखते हैं वो देखेंगे कि ऊष्मागतिकी की डेफिनेशन क्या होती है वास्तविक तौर पर, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं हम, उसके लिए हम देखते हैं। देखो ऊष्मागतिकी की परिभाषा, ऊष्मागतिकी की परिभाषा सुनिए। ऊष्मागतिकी भौतिक रसायन विज्ञान की एक सीमित शाखा है, बहुत छोटी शाखा है, जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक पदार्थों में होने वाले भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी भौतिक रसायन की एक सीमित शाखा है, सीमित शाखा है, जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों में होने वाले रासायनिक पदार्थों में होने वाले भौतिक रूपांतरण तथा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी ऊष्मागतिकी भौतिक रसायन की एक सीमित शाखा है, जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों में होने वाले भौतिक रूपांतरण, जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो डेफिनेशन में एक शब्द आया है ऊर्जा। अब यहाँ पर हम इस शब्द को अलग से लिखते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें इस पूरी यूनिट में केवल एक इसी शब्द के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा। ऊर्जा की डेफिनेशन सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः
ऊष्मा ऊर्जा को पूर्णतः सामान्यतः ऊष्मा ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता। सामान्यतः ऊष्मा ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता, किंतु कार्य को ऊष्मा के समतुल्य परिणत किया जा सकता है। कार्य को परिणत किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्णतः हम कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। उसका जो मेन जो एग्जाम्पल है वो हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमें किसी कार्य को करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम जितना भोजन करते हैं, या यूँ कहें कि हमने जितना भोजन किया है उस भोजन से मिलने वाली एनर्जी को हम पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते तो फिर ये जो हमारी मशीन है जो कार्य करती है, ये मशीन कुछ ही समय में डेड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ऊष्मा ऊर्जा को हम पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, किंतु कार्य को ऊष्मा के समतुल्य परिणत किया जा सकता है। अर्थात हम जितना कार्य करते हैं उसके बराबर हम ऊष्मा खर्च कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी एनर्जी हमारे पास है उस पूरी एनर्जी के बराबर हम कार्य कर दें। यदि ऐसा करते हैं तो फिर हमें इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक जेम्स जूल ने कहा कि किए गए यांत्रिक कार्य का परिमाण, किए गए यांत्रिक कार्य का परिमाण कैपिटल W उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण कैपिटल H के समानुपाती होता है। जेम्स जूल ने कहा कि किए गए यांत्रिक कार्य का परिमाण W उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण H के समानुपाती होता है। अर्थात W समानुपाती H या W बराबर JH, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ J जो है वो है जूल का, यानी जूल की ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। यहाँ पर J है जूल की ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। J है यहाँ पर जूल की ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। अब देखिए, इसे आप लोग
नोट करते जाना भाई, ये आप लोगों के नोट्स भी बन रहे हैं, क्योंकि जो जैसा आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो वैसा ही आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ोगे। नेक्स्ट देखिए, इससे आगे के क्रम में कि यदि H बराबर 1 कैलोरी, H बराबर 1 कैलोरी, तब समीकरण 1 से W बराबर H नहीं, W बराबर J, W बराबर J, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किए गए कार्य का परिमाण जूल की ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किए गए कार्य का परिमाण जूल की ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। नेक्स्ट, संख्यात्मक रूप से ऊर्जा की विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रकार संबंध दर्शाया जाता है। जैसे 1 कैलोरी बराबर 4.185 जूल बराबर 4.185 गुणा 10 के पावर 7 अर्ग, यानी 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी की विषय वस्तु ऊष्मागतिकी की विषय वस्तु मुख्यतः चार नियमों पर आधारित है।
4 नियमों पर आधारित है, जो निम्न प्रकार हैं, जिनमें फर्स्ट है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। दूसरा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तीसरा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। और चौथा है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ये 4 नियम हैं ऊष्मागतिकी के लिए, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आज हम केवल इतना ही देखते हैं।